कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। सुनो कथा श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। वाल्मीकि के लिखे हुए इस प्राचीन विज्ञान की। आओ इसको हम पढ़ाएं, विश्व गुरु भारत को बनाएं। रखे सहेज धरोहर को, ज्ञान भी दे संसार को। कथा है ये श्री रामायण के अभियांत्रिकी ज्ञान की। अभियांत्रिकी ज्ञान की, अभियांत्रिकी ज्ञान की। वाल्मीकि रामायण में नगर नियोजन अर्थात टाउन प्लानिंग तथा भवन निर्माण बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का विस्तृत वर्णन है। बालकांड तथा अयोध्या कांड में अयोध्या का वर्णन है, किष्किंधा कांड में किष्किंधा का वर्णन है और लंका का वर्णन सुंदर कांड तथा युद्ध कांड में दिया है। इससे यह ध्यान में आता है कि इन दोनों विधाओं का विस्तृत ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को उस काल में था। लव और कुश प्रभु श्री रामचंद्र जी की दरबार में वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कौशल सरयू नदी के तट पर स्थित एक बहुत बड़ा जिला है। वह प्रचुर धन संपदा से युक्त, सुखी और समृद्ध है। उस जनपद में अयोध्या नामक नगर है जो सभी लोगों में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण स्वयं महाराज मनु ने करवाया था। यहाँ हमें एहसास होता है कि अयोध्या एक मानव निर्मित शहर था। अब शहर बसाने का मतलब है कि उसमें टाउन प्लानिंग हो, उसमें हर तरह की सुख सुविधाएँ हो, आवासीय व्यावसायिक और सरकारी इमारतें आ गई हो, सड़कें राजमार्ग आए हो। ये सभी सिविल इंजीनियर के मुख्य आधार है। राजा मनु राजा इक्ष्वाकु के पिता और राजा दशरथ के 61 पीढ़ियों के पूर्वज थे। वाल्मीकि की रामायण में उल्लेख है कि राजा राम ने 1000 साल तक शासन किया था। आगे उल्लेख है कि राजा दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की थी। अतः यह पता लगाना आवश्यक है कि उस समय में आयु क्या होगी या कालक्रम कैसा होगा। इस कालक्रम का अध्ययन किया जाना चाहिए। यदि इस भाग को छोड़ भी दिया जाए तो एक पीढ़ी को वर्तमान समय में 25 वर्ष का मान लिया जाए तो भी यह निश्चित है कि अयोध्या नगरी का निर्माण राजा दशरथ से 1525 वर्ष पूर्व हुआ था। अयोध्या नगरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है और यह सरयू के तट पर स्थित है। आज की लंबाई माप गणना के प्रयासों से पता चलता है कि विभिन्न स्रोतों के अनुसार एक योजन 4 से 13 किलोमीटर तक हो सकता है। यदि हम कम से कम 4 किलोमीटर भी रखें तो अयोध्या की लंबाई 48 किलोमीटर और चौड़ाई 12 किलोमीटर थी। यह शायद आज के बम्बई में चर्चगेट से भायंदर तक की दूरी के बराबर थी और चौड़ाई में पवई से वर्सोवा बीच तक की दूरी बराबर थी। अयोध्या की बस्तियाँ बहुत घनी थी और कहीं भी कोई खाली स्थान नहीं था। बेशक अयोध्या चौड़ी सड़कों वाला एक विशाल महानगर था। अयोध्या के निकट जनपदों उपनगरों में चौड़े और विभाजित राजमार्ग थे। आज हम एक विभाजित राजमार्ग देखते हैं। वैसे तो विभाजित सड़कों से यातायात व्यवस्था निश्चित रूप से सुचारू रूप से चलेगी, अर्थात यही यातायात इंजीनियरिंग का ज्ञान है। इन सड़कों के दोनों ओर विभिन्न प्रकार के वृक्षों से सजाया गया था। इन पेड़ों को नियमित रूप से पानी दिया जाता था। चूँकि इतने बड़े महानगर में आवागमन के लिए उचित सड़कों को होना आवश्यक है, इसलिए नगर नियोजन और सड़क इंजीनियरिंग का ज्ञान और आवश्यक उपकरण तो होंगे ही। इतनी चौड़ी सड़कें हैं तो बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था होना जरूरी है। हमने पहले देखा कि अयोध्या का निर्माण राजा मनु द्वारा और राजा दशरथ से कम 1525 वर्ष पहले किया गया था। राजा दशरथ ने इतने प्राचीन नगर का पुनरुद्धार कर उसे अधिक सुंदर एवं आरामदायक बनाया। ऐसा करने के लिए उन्होंने धर्म और न्याय का उपयोग किया।
यहाँ धर्म का अर्थ इंजीनियरिंग का धर्म है, जिसमें इंजीनियरिंग के सभी सिद्धांत शामिल है और यांत्रिक दृष्टि से सर्वोपयोगी बनाए जाते हैं। ऐसा करने के लिए आवश्यक नियम और कानून बनाए गए। आज हम देखते हैं कि वर्तमान सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नाम देकर शहर के पुराने हिस्सों का भी नवीनीकरण करना शुरू किया है। ऐसा करने के लिए मौजूदा इमारतों को बदलना होगा या कुछ इमारतों को ध्वस्त करना होगा और कानून को तदनुसार बदलना होगा, जैसा कि राजा दशरथ ने किया था। अयोध्या नगरी के अलग अलग प्रवेश द्वार थे। उन्हें मेहराबों और तोरणों द्वारा सजाया गया था। कई अलग अलग जिन्नसों सामग्री के बाजार थे, जैसा कि हम आज कपड़ा बाजार, बर्तन बाजार, किराना बाजार, सराफा बाजार आदि देखते हैं। यंत्र बाजार का भी उल्लेख यहाँ किया गया है। निस्संदेह उस समय अनेक प्रकार की मशीनें प्रयोग में थी। कौन कौन सी मशीनें थी इसका कोई जिक्र नहीं है। बाजार में हथियार भी उपलब्ध थे। शस्त्र वह हथियार है जो शत्रु से सामने के युद्ध में प्रयोग किया जाता है, अर्थात तलवार, गदा, ढाल आदि। अस्त्र एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग दुश्मन पर दूर से वार करने के लिए किया जाता था। धनुष और बाण को शस्त्र और अस्त्र के बीच का हथियार कहा जा सकता है। अयोध्या नगरी में सभी कलाओं के मूर्तिकार भी रहते थे, इसलिए इनकी भी एक अलग बस्ती थी। नाटक मंडलियाँ थी, जिसका अर्थ है कि थिएटर और नृत्य विद्यालय भी थे। अयोध्या नगरी आम और साल के बगीचों से घिरी हुई थी। आज की टाउन प्लानिंग में शहर का बाहरी आवरण ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, जिससे शहर का पर्यावरण अच्छा और स्वास्थ्यवर्धक हो। साल का पेड़ बहुमुखी है। साल के पत्तों, फूलों और फलों में कई औषधीय गुण हैं। इसके अलावा साल की लकड़ी भवन निर्माण में भी बहुत उपयोगी होती है। यह निश्चित है कि कई कलाओं के बीच लकड़ी का काम अत्यधिक विकसित होगा। सुरक्षा कारणों से शहर के चारों तरफ खाइयाँ खुदी हुई थी और ये खाइयाँ इतनी गहरी और चौड़ी थी कि इन्हें पार करना असंभव था। अयोध्या की इमारतों का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि वे गगनचुंबी इमारतों और पहाड़ों की तरह ऊंची और भव्य थी। इतनी ऊंची और भव्य इमारतों में लिविंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, बाथरूम आदि सभी तरह के कमरे जरूर होंगे। इतनी ऊंची और भव्य इमारतें बनाने के लिए नींव का मजबूत और टिकाऊ होना भी जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि श्री राम जन्मस्थान मंदिर का निर्माण हो चुका है और अयोध्या में बहुत गहराई तक मिट्टी है। चूँकि गहराई तक चट्टान उपलब्ध नहीं है, इसलिए मंदिर की नींव लगभग 40 फीट नीचे से लानी पड़ी है और इसे उन्नत तकनीकी के आधार पर बनाया गया। इसका मतलब ये है कि रामायण काल में भी इतनी ऊंची और भव्य इमारतों को बनाने के लिए विशेष प्रकार की नींव बनाने की कला विकसित थी। इन इमारतों के अग्रभाग पर आवरण चढ़ाते समय इन्हें अनेक प्रकार के रत्नों और पत्थरों से सजाया गया था। यह देखा जा सकता है कि यह सब करने के लिए पूर्णतः विकसित इंजीनियरिंग और वास्तुकला का ज्ञान उपलब्ध था। वाल्मीकि रामायण में वर्णित अयोध्या कांड में अयोध्या की इमारतों की इंजीनियरिंग को और भी विस्तार से बताया गया है। अयोध्या की योजना एक चौसर के आकार की थी, जिसके बीच में एक मुख्य केंद्र था और चारों तरफ फैली हुई भुजाएं थी। यदि हम वर्तमान समय में देखें तो मध्य भाग में शहरी केंद्र और शहर का केंद्र, उसके अलावा आसपास स्थित आवासीय क्षेत्र। ऐसी योजना के कारण सभी तरफ से नागरिकों को केंद्र स्थान पर आना सुविधाजनक है। इस केंद्र में महल, सरकारी कार्यालय, मुख्य बाजार आदि शामिल थे। अयोध्या के इस वर्णन को पढ़कर ऐसा लगता है कि अयोध्या वैसी ही होगी जैसी आज मुंबई स्थित है। अयोध्या कांड में भवनों का विवरण, भौगोलिक विवरण, सर्वेक्षण जैसे विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है। जब से राजा दशरथ के मन में राम को राज्याभिषेक करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तब से राम, लक्ष्मण और सीता वन में चले गए तब तक के प्रकरण में
अनेक प्रकार के भवनों का वर्णन किया गया है। ऐसा वर्णित है कि प्रत्येक भवन में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग दालान बनाए गए थे। दरबार आयोजित करने के लिए दरबार हॉल, राजा के परिवार के निवास के लिए राजभवन, धर्म ग्रंथों के लिए पुस्तकालय, शस्त्रों के लिए शास्त्रागार, विभिन्न सामग्रियों को रखने के लिए भंडार गृह और लकड़ी का भंडार, धार्मिक कार्यों और यज्ञों के लिए अग्निशाला तथा नृत्य के लिए नृत्यशाला, यहाँ तक कि कोप भवन का भी निर्माण कराया गया था। इमारतों को विभिन्न आकारों के अनुसार वर्गीकृत किया गया था, जिनमें आम आदमी का घर, अमीर आदमी का घर, प्रासाद अर्थात 3 मंजिला भवन, हर्म्य गृह यानी राजभवन और विमान यानी 7 मंजिला महल शामिल थे। राम के महल का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वह विशाल भवन 7 मंजिला ऊंचा था। इमारतों की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि ऐसा लगता था मानो वे आसमान छू रहे हो। कैलाश पर्वत के समान श्वेत कांति से सुशोभित इंद्र भवन के समान दैदीप्यमान एवं सुंदर था। भवन के सामने देवी देवताओं की स्वर्ण प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। दीवारें मोती और रत्नों से जड़ी हुई थी और महल की दीवारों और खंभों पर सोने से विभिन्न जानवरों की मूर्तियां खुदी हुई थी। सभी कलाकृतियां आकर्षक थी। भवन का अग्रभाग सूर्य और चंद्रमा के समान चमक रहा था। इमारत में हर जगह सोने और रत्नों की जालियां लगी हुई थी। आजकल हम देखते हैं कि भवन की ऊंचाई और सुंदरता पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। इमारतों को विभिन्न प्रकार के प्लास्टर और ताज़ा पेंट से रंगा जाता है। राम का महल कुबेर के महल के समान सुंदर और इंद्र के महल के समान आकर्षक था। यह वर्णन सर्ग 15 में श्लोक संख्या 30 से 48 में आता है। अयोध्या में निर्मित रामलला मंदिर भव्य, आकर्षक और सुंदर निर्माण है और यह इमारत 3 मंजिल की है और इसकी ऊंचाई 161 फीट है। श्री राम और दशरथ की इमारत से इसकी तुलना करें जो कि 7 मंजिल थी, तो उसकी भव्यता का हमें अंदाज आएगा कि वो इमारतें कितनी भव्य और कितनी विशाल रही होंगी। महलों के प्रांगण में मोरों, हिरणों और सभी प्रकार के पक्षियों से भरे रहते थे। महल के बाहर के प्रांगण कितने विशाल थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दशरथ के मंत्री सुमंत राम को बुलाने के लिए आते हैं तो वे रथ में बैठकर ही 3 कोटों को पार करते हैं और राम तक पहुंचने के लिए कई दालानों से उन्हें गुजरना होता है। राजा दशरथ का महल कैलाश शिखर के समान ऊंचा गगनचुंबी भवन है, जो बादलों के समान श्वेत रत्नों की जालों से सुशोभित था। उस महल में क्रीड़ा भवन भी बने हुए थे। यहाँ वाल्मीकि जी ने प्रत्येक भवन के वर्णन में बहुवचन का प्रयोग किया है। इससे पता चलता है कि यह महलों का एक समूह था। इस महल का प्रांगण बहुत विशाल था, जिसे राम ने 3 कोट रथ से और 2 कोट पैदल चलकर पार किए थे। राजा दशरथ का महल और राम का महल एक दूसरे से दूर, बहुत दूर थे। इसलिए जब राजा दशरथ ने मंत्री सुमंत से राम को बुलाने के लिए कहा तो वह रथ पर चढ़कर गए। राम के भवन में भी विशाल प्रांगण थे, जहाँ 3 कोट रथ से और 2 कोट पैदल चलकर तथा अनेक दालनों को पार करते हुए राम का निवास था। कैकेयी के महल के वर्णन में कहा गया है कि यह कैलाश शिखर के समान उज्जवल और ऊंचा, चंद्रमा के समान कांतिमान महल था। कैकेयी के महल में समृद्ध अंतपुर था। इसमें हाथीदांत, चांदी और सोने से बने महान सिंहासन थे, जो विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सजाए गए थे और वह भवन स्वर्ग के समान सुशोभित था। इमारत में तोते, मोर, मगरमच्छ, हंस आदि थे। पक्षी उड़ रहे थे। उस भवन में कोप भवन था। राम और कैकेयी के महल एक दूसरे के इतने करीब थे कि कहा जाता है कि मंथरा कैकेयी के महल की
छत से राम के महल की छत पर खड़े सेवकों से बातचीत करती थी। उस समय नदी पर बांध बनाने की तकनीक भी ज्ञात थी। इतना नहीं, बांध शब्द हर आम आदमी के जुबान पर रहता था। जब मंथरा कैकेयी को अपनी कुटिल साजिश को अंजाम देने के लिए उकसा रही थी और कैकेयी अनिर्णय की स्थिति में थी, तो उसने कैकेयी से कहा, कल्याणी, नदी का पानी बह जाने के पश्चात बांध नहीं बनाया जाता है। यदि राम का अभिषेक हो गया तो मांगना व्यर्थ होगा। तो समय मत गवाओ, जल्दी करो, उठो और अपना ख्याल रखो। कोप भवन में जाओ और राजा को अपनी स्थिति से परिचित कराओ। इस तरह का अयोध्या का और भी बहुत सा वर्णन बालकांड और अयोध्या कांड में आता है।